नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे अधिशोषण की क्रिया विधि के बारे में। इसके पूर्व दोस्तों वीडियो लेक्चर में हमने अधिशोषण संबंधित कई वीडियो बनाया है और इसके पूर्व वीडियो हमने धनात्मक और ऋणात्मक अधिशोषण के बारे में जान पाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे अधिशोषण की क्रिया विधि यानी मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। दोस्तों, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को लेक्चर को शेयर करना ना भूलना। दोस्तों, ये अधिशोषण की क्रिया विधि है क्या? अधिशोषण की क्रिया विधि का मतलब होता है दोस्तों, जब किसी पदार्थ पर, किसी अधिशोषक पदार्थ पर अधिशोष यानी किसी कण का अधिशोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। और बड़ा ही सिंपल है दोस्तों, बहुत जल्दी हम लोग इसके बारे में सीख पाएंगे। दरअसल दोस्तों, ये अधिशोषण की क्रिया विधि है क्या? किसी द्रव अधिशोषक के अंदर, किसी द्रव अधिशोषक के अंदर, ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव अधिशोषक के अंदर दोस्तों जो अधिशोषक होता है वो पदार्थ होता है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये अधिशोषक का मतलब दोस्तों होता है पदार्थ। ठीक, द्रव है वो अधिशोषक है। किसी द्रव अधिशोषक के अंदर उपस्थित कणों पर दूसरे कणों यानी अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में अनेक आकर्षण बल कार्य करते हैं। दोस्तों, जैसे यहाँ पर हम आपको थोड़ा सा यदि आपको दिखा सकें तो आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये पात्र है, पात्र के अंदर आप देख पा रहे हैं लिक्विड भरा हुआ है। अभी हमने कहा किसी अधिशोषक के अंदर द्रव के चारों तरफ ये अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। जैसे कोई यहाँ मॉलिक्यूल है, चारों तरफ से द्रव के अंदर द्रव का एक आकर्षण बल लग रहा है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप, इस द्रव के अंदर जब चारों तरफ एक फोर्स लगेगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? संतुलित बल। और इसका जो परिणामी बल होता है दोस्तों वो 0 होता है। अब ये कैसे? क्योंकि चारों तरफ से फोर्स लग रहा है ना, जब चारों तरफ से फोर्स लगेगा तो ये संतुलित बल हो जाएगा, क्योंकि इस पदार्थ के, इस कण के अंदर जो द्रव के फोर्सेस है चारों तरफ से लगा रहे हैं, इसका दोस्तों जो परिणामी बल होगा वो 0 हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ क्या लिख रहा है? असंतुलित बल, परिणामी बल नीचे की ओर होता है। यानी असंतुलित बल दोस्तों आप देख पा रहे हैं, द्रव के मॉलिक्यूल से यहाँ तो अट्रैक्शन फोर्स लगा रहा है, यहाँ तो द्रव के जो मॉलिक्यूल से चारों तरफ फोर्स लगा रहे हैं। असंतुलित इसलिए हो गया क्योंकि द्रव के अंदर लग रहा है, ऊपर कोई, यहाँ पे इस पर कोई प्रेशर नहीं लग रहा है, इसका कोई आकर्षण बल नहीं है, तो ये असंतुलित बल हो जाएगा। अगर यहाँ पर भी चारों तरफ से होता तो ये संतुलित हो जाता, बट यहाँ पर दोस्तों इस समय क्या है? असंतुलित है। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं। हमने कहा दोस्तों, किसी द्रव अधिशोषक के अंदर उपस्थित कणों पर दूसरे कणों अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में अनेक आकर्षण बल कार्य करते हैं, परंतु, अब ध्यान दीजिएगा, परंतु वे सभी एक दूसरे को संतुलित करते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पर देखिए हमने कहा क्या, किसी द्रव अधिशोषक के अंदर उपस्थित कणों पर दूसरे कणों अणुओं द्वारा सभी दिशाओं में अनेक बल कार्य करते हैं। फिर कह रहा है दोस्तों, परंतु वे सभी एक दूसरे को संतुलित करते हैं। सही बात, एक दूसरे को संतुलित करते ही हैं, अतः उन्हें संतुलित बल कहा जाता है, इसलिए उनका परिणामी बल 0 होता है। यहाँ पर आप देखिए हमने कहा क्या, परंतु वे सभी एक दूसरे को संतुलित करते हैं। आप यहाँ पर ये देखिए, जब चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? चारों तरफ से संतुलित कर रहे हैं, इसलिए संतुलित बल होता है ये, और इसका परिणामी बल 0 होता है। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखता है अगला पॉइंट, परंतु जो अणु पृष्ठ यानी सतह पर होता है, परंतु जो अणु पृष्ठ यानी सतह पर होता है, ऊपरी सरफेस पर होता है, उस पर लगने वाले सभी आकर्षण बलों का योग 0 नहीं होता। सही बात, परंतु जो अणु पृष्ठ सतह पर होता है उस पर लगने वाले सभी आकर्षण बलों का योग 0 नहीं होता। फिर देखिए क्या करा, अभी आप ध्यान समझिए फिर हम समझाएंगे। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हमने कहा जो कण, परंतु जो अणु पृष्ठ की सतह पर होता है उस पर लगने वाले सभी आकर्षण बलों का योग 0 नहीं होता। भाई यहाँ पर तो बल लग रहा है, लेकिन यहाँ ऊपर की ओर तो कोई फोर्स नहीं है, तो ये संतुलित बल 0 कैसे हो सकता है? असंतुलित बल। ठीक, फिर देखिए यहाँ पर दोस्तों क्या लिखता है, इस पर लगने वाले आकर्षण बलों का परिणामी नीचे की ओर होता है, इसलिए
इन बलों को असंतुलित बल या अवशिष्ट बल कहा जाता है। बात समझ में आ रही है। ये बल ही गैस के अणुओं को द्रव की सतह पर अधिशोषित करते हैं। बात समझ में आ रही है। ये बल ही गैस के अणुओं को द्रव की सतह पर अधिशोषित करते हैं। ये देखिए, ये बल ही गैस के अणुओं को द्रव की सतह पर क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। ये देखिए, फिर हम क्या करें, ये बल ही गैस के अणु होते हैं दोस्तों, जो पृष्ठ पर आके बैठेंगे, ये बल ही गैस के अणुओं को द्रव की सतह पर क्या करते हैं, अधिशोषित करते हैं। यहाँ पर देखिए, द्रव की सतह पर क्या करेंगे, अधिशोषित करेंगे। ठीक, तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में। अभी और इनसे संबंधित फैक्टरों के बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए दोस्तों, ध्यान दीजिए, कुछ पॉइंटेड बातों के बारे में हम लोग जानते हैं। अधिशोषण होने पर पृष्ठ के असंतुलित, हमने कहा अधिशोषण होने पर पृष्ठ के असंतुलित में कमी आती है। भाई, जब अधिशोषण होगा, यानी कि जब गैस के अणु द्रव की सतह पर जब बैठेंगे, तो उसी को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। अधिशोषण होने पर पृष्ठ के असंतुलित में कमी आती है तथा नए बंध बनते हैं, अतः ऊष्मा निकलती है, अतः डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। सही बात भाई, जब पृष्ठ की सतह पर कोई गैस आके बैठेंगे तो अधिशोषण होने पर पृष्ठ का संतुलन में कमी आती है, असंतुलन में कमी आ जाएगी तथा नए बंध बनते हैं। और जब नए बंध बनेंगे दोस्तों, ऊष्मा निकलेगी ही, जिससे डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक हो जाता है, यानी शून्य की ओर अग्रसर होने लगता है। ठीक, फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगला पॉइंट क्या कह रहा है, जब किसी गैस का अधिशोषण होता है तो उसका एंट्रोपी यानी यश घटती है, अतः डेल्टा यश का मान भी ऋणात्मक हो जाता है। भाई सही बात, जब किसी गैस का अधिशोषण होगा तो आप जानते हैं अधिशोषण होगा, जैसे अब हम आपको एक एग्जांपल दें, जैसे यहाँ पर ये आप देख पा रहे हैं, जो पेन अधिशोषण के नीचे चला रहे हैं, हमारी जो पेन की स्याही है इस पन्ने पर कैसे बैठ रही है। भाई, इसका अधिशोषण हो रहा है तभी तो पन्ने पर बैठ रहा है, तो यहाँ इस स्याही और पन्ने के बीच कुछ बांड बन रहा है, तभी तो ये इस पर अधिशोषण हो रहा है। तो अधिशोषण हो रहा है तो यहाँ पर कुछ न कुछ बल फोर्स लग रहा है। तो जब ये फोर्स लगेगा, बल लगेगा, तो इसके अंदर की एनर्जी क्या होगी, लूज होगी। जब एनर्जी लूज होगी तो एंट्रोपी घटेगी, जिससे डेल्टा एस का मान ऋणात्मक हो जाएगा। फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगले पॉइंट में क्या लिखता है, परंतु गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण, दोस्तों जो गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण होता है, अतः इससे हेल्महोल्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने इस समीकरण को दिया था, इसलिए इसका नाम पड़ गया है गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण। ठीक, ये क्या होता है, डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के अनुसार स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा एच का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए दोस्तों, परंतु गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण डेल्टा जी बराबर क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के अनुसार स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक, सही बात, जब यहाँ डेल्टा एस जब घटेगा तो डेल्टा जी का मान ऋणात्मक हो ही जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, प्रारंभ में डेल्टा एच का मान डेल्टा टी डेल्टा एस से अधिक होता है। भाई प्रारंभ में तो ये अधिक होगा, इससे होने के कारण डेल्टा जी का मान ऋणात्मक ही आता है, अतः अभिक्रिया स्वतः होती रहती है। कुछ समय बाद डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है, अतः डेल्टा जी बराबर 0 हो जाता है। इसे अधिशोषण साम्यावस्था कहते हैं। ठीक, देखिए दोस्तों, हमने क्या कहा यहाँ पर, आप जरा ध्यान दीजिए। हमने कहा दोस्तों, प्रारंभ में डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक होने के कारण, सही बात, प्रारंभ में डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक होता है, अधिक होने के कारण डेल्टा जी का मान ऋणात्मक ही आता है, अतः अभिक्रिया स्वतः होती है। ये अभिक्रिया दोस्तों स्वतः होगी। कुछ समय बाद डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है। कुछ समय बाद दोस्तों डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है, तो डेल्टा जी बराबर 0 हो जाता है। इसे अधिशोषण साम्यावस्था कहते हैं। कुछ समय बाद डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर, प्रारंभ में इसका मान अधिक था, इसका कम था, कुछ समय बाद ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तब डेल्टा एच का मान 0 हो जाता है। जैसे डेल्टा एच का मान दोस्तों 0 होगा, उसी समय अधिशोषण और अधिशोषण साम्यावस्था कहते हैं। यानी कि ये जो क्रिया होती है दोस्तों, अधिशोष और अधिशोषक के बीच जो होता है फोर्स क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग सीख पाए अधिशोषण की क्रियाविधि के बारे में। अच्छा, एक चीज यहाँ पे पॉइंट वाली बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, परंतु गिब्ज हेल्महोल्ट्ज समीकरण डेल्टा जी बराबर
क्या होता है, डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के अनुसार स्वतः प्रक्रम होने के लिए डेल्टा एच का मान ऋणात्मक होता है। दोस्तों अधिशोषण की एक स्वतः प्रक्रम होता है और वो स्वतः प्रक्रम होने के लिए जो डेल्टा जी का मान होता है वो ऋणात्मक होता है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों हम लोग समझ पाए अधिशोषण की क्रिया विधि के बारे में। और इसके बाद दोस्तों हम लोग अगले वीडियो लेक्चर मुलाकात करेंगे और जिसमें हम लोग जानेंगे भौतिक और रासायनिक अधिशोषण के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स लॉट, धन्यवाद।